बीएससी सेमेस्टर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जंतु विज्ञान के डीएसई विषय के बारे में, जो कि है पारिस्थितिकीय वन्य जीव संरक्षण एवं प्रबंधन के मॉडल प्रश्न के पत्र के बारे में, जो सभी बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है तथा यह एग्ज़ाम के बेस में और भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को ऐड किया गया है जो पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं तथा जो एग्ज़ाम के बेस में इम्पोर्टेंट है। तो यह प्रश्न पत्र अधिकतम 70 अंक का रहेगा तथा इसमें 2 घंटे का टाइम रहेगा। यह 2 सेक्शन में बटा रहेगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो देखते हैं सेक्शन ए में। तो सेक्शन ए में रिक्त स्थानों की पूर्ति दिया है, जिसमें पहला है पारिस्थितिकीय के जनक खाली स्थान कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आइंस्टीन हरकेल। फिर सेकंड है जीव और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों के अध्ययन को खाली स्थान कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकीय। फिर तीसरा दिया है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में खाली स्थान वर्ष में लागू हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1972। फिर चौथा दिया है खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर खाली स्थान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्पादक। फिर पांचवा दिया है जैव विविधता का सबसे बड़ा भंडार खाली स्थान है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। फिर छठवा दिया है राष्ट्रीय उद्यानों का मुख्य विशेषता खाली स्थान है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वन्य जीवों एवं उनके आवास का संरक्षण। फिर सातवां दिया है पर्यावरण संरक्षण दिवस खाली स्थान को मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 जून। फिर आठवां दिया है किस क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी जीवों के समूह को खाली स्थान कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुदाय। फिर नौवां दिया है ऊर्जा का प्रवाह परितंत्र में खाली स्थान दिशा में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक दिशा। फिर 10वां दिया है वन्य जीव संरक्षण एवं प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य खाली स्थान है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैव विविधता का संरक्षण। फिर हमारा नेक्स्ट दिया है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें पहला है कार्बन चक्र। तो कार्बन चक्र एग्ज़ाम के बेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह पिछले कई वर्षों में पूछे जा चुके हैं तथा यह प्रश्न एग्ज़ाम के बेस में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं कार्बन चक्र। तो यहाँ पर प्रश्न दिया है कार्बन चक्र पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन चक्र वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्बन वायुमंडल, जल, मिट्टी तथा जीवधारियों के बीच निरंतर संचरित होता रहता है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और भोजन बनाते हैं। यह कार्बन भोजन श्रृंखलाओं के माध्यम से पशुओं एवं मनुष्यों तक पहुँचता है। श्वसन, अपघटन तथा जीवाश्म ईंधन के दहन से कार्बन पुनः वायुमंडल में वापस पहुंच जाता है। कार्बन चक्र पृथ्वी पर कार्बन की मात्रा को संतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका डायग्राम भी यहाँ पर दिया गया है कि किस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में उपस्थित रहता है। फिर यह पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधों में आ जाता है, पौधों के द्वारा पशु एवं मानव में जाता है तथा श्वसन एवं अपघटन के द्वारा अपघटित होता है। फिर से यह वायुमंडल में समाहित हो जाता है। इस प्रकार यह किस प्रकार सजीव से फिर से वायुमंडल में प्रवेश करता है, इन सभी प्रक्रिया को डायग्राम के माध्यम में समझाया गया है, जो कि बहुत इजी एवं महत्वपूर्ण है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आयु पिरामिड क्या है, इसके उपयोग लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आयु पिरामिड किसी जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्ग बालक, वयस्क तथा वृद्ध की संख्या को पिरामिड के रूप में प्रदर्शित करने वाले चित्र हैं।
इसके द्वारा जनसंख्या की संरचना, वृद्धा तथा भविष्य की जनसंख्या का अनुमान लगाया जाता है। सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार संबंधी योजनाएं बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। तो आयु पिरामिड को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि पूरे भारत में बालक की संख्या कितनी है, वयस्क की संख्या कितनी है, वृद्ध की संख्या कितनी है, इसे एक पिरामिड, ये पिरामिड है, तो इसे एक पिरामिड के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे ही आयु पिरामिड कहते हैं, इसे ही आयु पिरामिड कहते हैं। फिर दिया है हमारा थर्ड, सहजीवन क्या है। यह एक महत्वपूर्ण एवं इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। सहजीवन दो विभिन्न प्रजातियों के जीवों के बीच पाए जाने वाला ऐसा संबंध है जिसमें दोनों जीव एक दूसरे के साथ रहकर लाभ प्राप्त करते हैं। इस संबंध में दोनों जीव एक दूसरे पर किसी न किसी रूप में निर्भर रहते हैं। सहजीवन प्रकृति में बहुत सामान्य घटना है और पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए शैवाल और कवक मिलकर लाइकेन बनाते हैं। इसमें शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, जबकि कवक जल तथा खनिज पदार्थ उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार दलहनी पौधों की जड़ें में रहने वाले जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके पौधों की सहायता करते हैं। इस प्रकार सहजीवन दोनों जीव के अस्तित्व, वृद्धि और विकास के लिए लाभदायक होता है। तो इसे शॉर्ट में समझ सकते हैं कि जो सहजीवन है यह दो ठो जीव के मध्य होता है तथा दोनों जीव अलग अलग होते हैं एक दूसरे से, लेकिन दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। इसे ही सहजीवन कहते हैं। तो इसमें हमारा डायग्राम में शैवाल का उदाहरण दिया है कि किस प्रकार शैवाल और कवक दोनों भिन्न भिन्न जीव है, लेकिन दोनों एक दूसरे को है ना विकास, वृद्धि और भोजन खनिज पदार्थ उपलब्ध कराते हैं। तो यही हमारा सहजीवन कहलाता है। यह इसका डायग्राम है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवमंडल क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी का वह भाग जहाँ जीव जंतु, पौधे और सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं तथा जीवन संभव है, उसे जीवमंडल कहते हैं। यह स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के कुछ भागों से मिलकर बना होता है। जीवमंडल में सभी जीव अपने पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और एक संतुलित परितंत्र का निर्माण करते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जंगल, नदी, समुद्र, घास के मैदान तथा पर्वतीय क्षेत्र जीवमंडल के ही भाग हैं। जीवमंडल जीवन के लिए आवश्यक वायु, जल, भोजन और उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है। यह जैव विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि जीवमंडल का संतुलन बिगड़ जाए तो जीवों के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसलिए जीवमंडल का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पर इसका डायग्राम दिया है कि किस प्रकार जीवमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और जीव जंतु एवं पौधे इन तीनों के लिए किस प्रकार उपयोगी होता है, इन सभी को इस डायग्राम के माध्यम से दर्शाया गया है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें है सेक्शन बी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें दिया है प्रश्न क्रमांक 3। तो इसका प्रश्न है पारिस्थितिकीय पिरामिड की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकीय पिरामिड वह चित्रात्मक प्रदर्शन है जिसमें किसी परितंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों पर जीवों की संख्या, जैव भार अथवा ऊर्जा को पिरामिड के रूप में दर्शाया जाता है। इसे सर्वप्रथम चार्ल्स एल्डन द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इसलिए इसे एल्डोनियन पिरामिड भी कहते हैं। पिरामिड के आधार पर उत्पादक हरे पौधे होते हैं क्योंकि इनकी संख्या तथा ऊर्जा
सबसे अधिक होती है। इनके ऊपर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता तथा सबसे ऊपर तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। जैसे जैसे हम पिरामिड के ऊपरी स्तर पर जाते हैं, जीवों की संख्या, जैव भार तथा ऊर्जा में कमी हो जाती है। इस प्रकार पारिस्थितिकीय पिरामिड परितंत्र की संरचना, ऊर्जा प्रवाह और पोषण संबंधों को सरल रूप में समझने में हमारी सहायता करती है। तो यहाँ पर डायग्राम दिया है जिसमें उत्पादक जो सबसे नीचे रहता है तथा यह संख्या में अधिक होता है, इसका जो है भार भी अधिक होता है, ऊर्जा भी अधिक होता है। तो यह सबसे पिरामिड के सबसे निचला स्तर है। तो इस निचले स्तर को उत्पादक कहते हैं। उसके ऊपर जो शाकाहारी आता है उसे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। उसके ऊपर मांसाहारी आता है, इसे द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। और उसके ऊपर तृतीयक उपभोक्ता आता है जो संख्या में कम, जैव भार भी कम तथा ऊर्जा भी कम होता है। इस पिरामिड को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 4, परिस्थितिकीय में जनसंख्या विनिमय को परिभाषित करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, पृथ्वी पर प्रत्येक जीवित जीव, मनुष्य सहित, की अपनी जनसंख्या बढ़ाने की सीमा होती है। सीमित संसाधनों वाले ग्रह पर अनंत विकास संभव नहीं है और अंततः सभी आबादी को विनियमित किया जाएगा। जनसंख्या विनिमय से तात्पर्य जीवित और निर्जीव व कारकों से जुड़ी पारिस्थितिकीय प्रतिक्रियाओं से है, जिसके द्वारा जन्म और मृत्यु दर पर उनके प्रभाव के कारण जनसंख्या की वृद्धि सीमित होती है। जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने वाले पारिस्थितिकीय कारक को सीमित कारक के रूप में जाना जाता है। सीमित कारक दो अलग अलग प्रकार के होते हैं, घनत्व निर्भर और घनत्व स्वतंत्र सीमित कारक। इसके अलावा जनसंख्या विनिमय दो प्रकार के होते हैं, ऊपर से नीचे विनिमय और नीचे से ऊपर विनिमय। तो सीमित कारक को हम यहाँ पर दो भागों में बांटे हैं। पहला है घनत्व निर्भर कारक, दूसरा है घनत्व स्वतंत्र कारक। तो घनत्व निर्भर कारक में प्रतिस्पर्धा आ जाएगा, शिकार भक्षण आ जाएगा और परजीविता एवं रोग आ जाएगा। और जो स्वतंत्र कारक घनत्व हैं उसमें मानव जनित व्यवधान, प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा, ज्वालामुखी, भूकंप, बाढ़, ये सब स्वतंत्र कारक में आएंगे। फिर देखते हैं जनसंख्या विनिमय में घनत्व निर्भर कारक, इसे आंतरिक कारक भी कहा जा सकता है। सीमित कारक जनसंख्या के घनत्व के आधार पर जनसंख्या की वृद्धि दर को प्रभावित करते हैं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती होगी, ये कारक आमतौर पर विकास दर में गिरावट का कारण बनेंगे। तो इसमें पहला है प्रतिस्पर्धा। जब किसी स्थान पर कई आबादियां सीमित करने वाले कारक साझा करती हैं, तो इन सीमित कारकों का अधिकतम दबाव डाला जाता है। चूँकि ये कारक खाद्य और पौधों के लिए, रहने के स्थान के लिए, प्रजनन और पानी के लिए, प्रतिस्पर्धा के लिए, प्रजातियों के बीच प्रतिस्पर्धा और प्रजातियों के भीतर प्रतिस्पर्धा को सीमित कारक माना जाता है। फिर सेकंड दिया है विनियमन। तो इसमें आता है जब विनियमन कारक जनसंख्या घनत्व निर्भर सीमित करने वाले कारक आपूर्ति संसाधनों की वृद्धि क्षमता तक पहुँचने का कारण बनते हैं और असमय का अधिकतम स्तर जनसंख्या घनत्व निर्भर सीमित करने वाले कारक आपूर्ति संसाधनों की तुलना में अधिक होते हैं, अतः संतुलित की स्थिति पर पहुंच जाएगी। इसे जनसंख्या घनत्व निर्भर सीमित कारक कहते हैं, जो स्थायी वृद्धि के रूप में जाना जाता है। फिर थर्ड दिया है चक्रीय उतार चढ़ाव।
पारिस्थितिकी तंत्र में जिन प्रजातियों की आबादी बहुत अधिक होती है, इन कारकों की क्रिया की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जनसंख्या में परिवर्तन होता है। जनसंख्या घनत्व निर्भर सीमित कारकों का प्रभाव अक्सर आबादी के आकार में चक्रीय उतार चढ़ाव का रूप ले सकती है। परिवर्तन घटनाओं में अचानक वृद्धि के बाद तेज से और अक्सर क्षय वृद्धि के इस पैटर्न में आकार में कमी आती है, जिसे चक्रीय कारक कहा जाता है। फिर दिया है जनसंख्या विनिमय में घनत्व स्वतंत्र कारक। तो स्वतंत्र कारक का मतलब होता है बाहरी कारक। तो घनत्व स्वतंत्र कारक जनसंख्या के घनत्व की परवाह किए बिना प्रति व्यक्ति जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करता है। चूँकि ये कारक जनसंख्या के आकार पर निर्भर नहीं करता, इसलिए इनका प्रभाव एक ही होता है जो जनसंख्या के आकार पर निर्भर नहीं करता। इससे शब्दों में जनसंख्या में उतार चढ़ाव निर्भर कारक जनसंख्या में उतार चढ़ाव, क्योंकि आबादी विशेष रूप से सीमित भौतिक सीमाओं वाली प्रजातियों की आबादी का आकार स्थायी रूप से विनाशकारी हो सकता है। नीचे से ऊपर जनसंख्या विनियमन, तो इसमें आ जाएगा घनत्व स्वतंत्रता। तो उदाहरण के लिए खाद्य श्रृंखला के लिए खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर शीर्ष शिकारी निवास स्थान परिवर्तन के लिए यदि पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों, अन्य प्रजातियों की उपस्थिति कहती है। उदाहरण के लिए शिकार। इसके कारण हमें नीचे से ऊपर जनसंख्या विनियमन कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर शिकारी की आबादी में नियंत्रण का अभाव होता है, जिससे प्रजाति पर जनसंख्या विनिमय का आधार और शीर्ष ऊपर नियंत्रित के रूप में जाना जाता है। नीचे से ऊपर जनसंख्या विनियमन नर संस्थान प्रकार के कारक द्वारा जनसंख्या विनिमय एक पारिस्थितिकीय तंत्र के संसाधनों पर निर्भर है। इसके लिए प्रजातियों की आबादी में गिरावट हो सकती है, जैसे संसाधन की उपलब्धता, परिसंस्थानात्मक प्रमुख उत्पादक के आधार पर समर्थन और नियंत्रण जनसंख्या वृद्धि के लिए तथा अतः प्रभावित गति है, और इसी प्रकार जनसंख्या का आकार कम हो जाता है। इससे ऊपर से नीचे या टिप डाउन जनसंख्या विनियमन कहते हैं, जो संसाधन और पर्यावरण स्थितियों के बीच संबंध संतुलन बनाए रखता है। इसके अलावा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए शीर्ष शिकारी की उपस्थिति जनसंख्या का आधार और इससे नीचे ऊपर नियंत्रण के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से नीचे से ऊपर विनिमय और ऊपर से नीचे विनिमय इन दोनों को समझाया है। तो सभी स्टूडेंट इसे स्क्रीनशॉट लेकर समझ सकते हैं। यहाँ पर बहुत इजी तौर पर इसे प्रदर्शित किया गया है। फिर देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। तो इसमें दिया है वायु प्रदूषण को परिभाषित करें, इसके कारण, प्रभाव और रोकथाम के उपाय लिखें। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तथा एग्ज़ाम के बेस में यह पिछले पुराने वर्षों में भी पूछे जा चुके हैं। तो देखते हैं वायु प्रदूषण की परिभाषा। जब वायु में धूल, धुआं, विषैली गैसें तथा अन्य हानिकारक पदार्थों की मात्रा सामान्य स्तर से अधिक हो जाती है और इससे जीव जंतु, मनुष्य तथा पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। अब वायु प्रदूषण के कौन कौन से कारक होते हैं? तो इसमें पहला दिया है उद्योगों और कारखानों से निकलने वाली धुआं। दूसरा दिया है वाहनों से निकलने वाली विषैली गैस। तीसरा दिया है कोयला, पेट्रोलियम, डीजल एवं लकड़ी का अधिक उपयोग। चौथा दिया है कूड़ा, कचरा एवं फसलों के अवशेष जलाना। पांचवा दिया है वनों की कटाई। छठवा दिया है ज्वालामुखी विस्फोटक एवं जंगल की आग जैसी प्राकृतिक घटना। फिर दिया है वायु प्रदूषण के प्रभाव। तो इसमें पहला दिया है श्वसन रोग, अस्थमा और फेफड़ों की बीमारी बढ़ती है।
तो वायु प्रदूषण से हमें श्वसन रोग, अस्थमा और फेफड़े की बीमारी हो सकती है। फिर दूसरा दिया है आँख में जलन और त्वचा संबंधी रोग। तीसरा दिया है अम्ल वर्षा होती है। चौथा दिया है व्यावसायिक ताप वृद्धि और जलवायु परिवर्तन बढ़ता है। पांचवा दिया है पौधों और फसलों की वृद्धि प्रभावित होती है। छठवा दिया है पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ जाता है। फिर दिया है वायु प्रदूषण की रोकथाम के उपाय। पहला दिया है अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन और साइकिल का उपयोग बढ़ाना चाहिए। उद्योग में प्रदूषण नियंत्रण यंत्र लगाना चाहिए। कूड़ा कचरा एवं परलई जलाने पर रोक लगनी चाहिए। स्वच्छ एवं नवीकरण ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना चाहिए। लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ानी चाहिए। तो इन सभी उपाय को करके हम वायु प्रदूषण में रोकथाम ला सकते हैं। फिर इसका निष्कर्ष दिया है वायु प्रदूषण एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। इसके नियंत्रण के लिए सरकार, उद्योग और आम नागरिकों को मिलकर प्रयास करना आवश्यक है। तभी स्वास्थ्य और स्वच्छ पर्यावरण की स्थापना संभव होगी। फिर छठवां दिया है प्रश्न क्रमांक 6, जीन बैंक क्या है? संरक्षण में जीन बैंकों की भूमिका बताइए। तो यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं जीन बैंक एक विशेष वैज्ञानिक संस्था या केंद्र जहां पौधे, जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों की आनुवंशिक सामग्री को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। इस आनुवंशिक सामग्री में बीज, परागकण, ऊतक, कोशिकाएं, भ्रूण, शुक्राणु, अंडाणु तथा डीएनए आदि शामिल होते हैं। इन्हें नियंत्रित तापमान, आर्द्रता तथा अन्य उपयुक्त परिस्थितियों में संरक्षित किया जाता है ताकि उनकी आनुवंशिक विशेषता बनी रहे। जीन बैंक का मुख्य उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण करना, विलुप्त प्राय प्रजातियों को सुरक्षित रखना तथा भविष्य के लिए आनुवंशिक संसाधनों का संग्रह करना है। जीन बैंक कृषि, पशुपालन, वानिकी तथा जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध कराते हैं। प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तन या रोग के कारण किसी प्रजाति के नष्ट होने की स्थिति में जीन बैंक में संरक्षित सामग्री उसके पुनर्स्थापन में सहायता करती है। इस प्रकार जीन बैंक जैव विविधता संरक्षण का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। फिर दिया है संरक्षण में जीन बैंकों की भूमिका। तो इसमें फर्स्ट दिया है आनुवंशिक विविधता का संरक्षण करना। जीन बैंक विभिन्न प्रजातियों तथा उनकी किस्मों की आनुवंशिक सामग्री को सुरक्षित रखकर जैव विविधता को बनाए रखने में सहायता करती है। फिर सेकंड दिया है विलुप्त प्राय प्रजातियों की सुरक्षा। तो जो दुर्लभ एवं विलुप्त होने वाले के कगार में है जो प्रजाति है उसे संरक्षित करना इस जीन बैंक का कार्य होता है। फिर थर्ड दिया है फसल एवं नस्ल सुधार में सहायक। तो जो उत्पन्न रोग प्रतिरोधी, अधिक उपजाऊ देने वाली किस्में और नस्लों के विकास के लिए आवश्यक आनुवंशिक सामग्री उपलब्ध कराते हैं। फिर फोर्थ दिया है वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा। जीन बैंक शोधकर्ताओं को अध्ययन, प्रयोग और नई खोज के लिए आवश्यक आनुवंशिक संसाधन प्रदान करती है। फिर फाइव्थ दिया है प्रजातियों का पुनर्स्थापन। प्राकृतिक आपदाएं, जलवायु परिवर्तन या रोग के कारण आदि किसी प्रजाति का नाश हो जाता है तो जीन बैंक में सुरक्षित सामग्री की सहायता से उसका पुनर्स्थापन किया जा सकता है। फिर सिक्स दिया है भविष्य की पीढ़ी के लिए संसाधन सुरक्षित रखना। जीन बैंक महत्वपूर्ण जैविक संसाधनों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां इनका उपयोग कर सकें। फिर इसका निष्कर्ष दिया है इस प्रकार जीन बैंक जैव विविधता के संरक्षण, प्रजाति की सुरक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सतत विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार हमारा सेकेंड मॉडल प्रश्न पत्र कंप्लीट होता है।
जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है तथा यह एग्ज़ाम के बेस में और भी इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए व बेल आइकन के बटन को अवश्य प्रेस कीजिए। धन्यवाद।